बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेकेंड पार्ट के प्रिय मेरे छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आप लोगों से मौलिक अधिकार विषय पर संवाद करने जा रहा हूं। इसके पहले यह जानना जरूरी है कि अधिकार क्या है। जब अधिकार के बारे में हम जानेंगे तब मौलिक अधिकार के बारे में जानने से समझने में ठीक रहेगा। अधिकार की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से दी है, लेकिन जो लॉस्की की परिभाषा है सर्वोत्तम है। लॉस्की ने कहा, अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके आधार पर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। इसी क्रम में मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे। तो मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य एवं मौलिक है, जिसके आधार पर उसका राजनीतिक, आर्थिक, मानसिक और आर्थिक विकास होता है। चूँकि ये अधिकार देश की मूल विधि संविधान के द्वारा दिए जाते हैं, इसीलिए इनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। और सरकार भी समान परिस्थितियों में इस अधिकार को नहीं ले सकती है जब तक कि संविधान संशोधन नहीं हो। इसीलिए इन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकारों की शुरुआत के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में जो इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा है, उसमें इसका हमें दर्शन प्राप्त होता है। क्योंकि उस समय का जो सम्राट जॉन था, बड़ा ही निरंकुश और अत्याचारी था। वहाँ के सामंतों ने जॉन को मजबूर किया और 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा बना, जिसको महाधिकार पत्र भी कहते हैं। फिर 1689 ईस्वी में इंग्लैंड में अधिकारों की घोषणा हुई, जो इसकी दूसरी कड़ी हुई। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसके फलस्वरूप मानवीय अधिकारों की घोषणा हुई। 1791 ईस्वी में अमेरिका के संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। अब भारत की जहाँ तक बात है तो भारत में 1895 ईस्वी में तिलक के स्वराज बिल में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। 1915 ईस्वी में जो होम रूल आंदोलन हुआ था श्रीमती एनी बेसेंट का, 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ के द्वारा इसकी मांग की गई। 1931 में कराची में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई। और 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के तहत मौलिक अधिकारों की मांग को दोहराई गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब देश आज़ाद हुआ, जब देश का संविधान बनने लगा, तो संविधान निर्माण के लिए प्रारूप समिति के अतिरिक्त अन्य समितियों का निर्माण किया गया, जैसे संघ समिति, झंडा समिति, मौलिक अधिकार समिति, अनेक समितियों का गठन हुआ था, जिसमें मौलिक अधिकार समिति की भी गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था वह विवादास्पद था। विवादास्पद इसलिए था कि केंद्र सरकार चाहती थी कि लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संपत्ति के अधिकार में भी संशोधन किया जाए और उसको समय के अनुरूप ढाला जाए। लेकिन उधर न्यायालय का जो दृष्टिकोण था वो अलग ढंग का था। वो परंपरावादी दृष्टिकोण था, पुरातनवादी दृष्टिकोण था, जिसके चलते न्यायालय और विधायिका में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती थी। इसीलिए
संविधान के 44वें संशोधन 1979 में संशोधित करके मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का वर्णन है। तो जो समानता का अधिकार है, समानता जो है प्रजातंत्र का प्राण कह सकते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो समानता के अधिकार की जो बात हम करते हैं, तो समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष सारे नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किया गया है। भारत के सारे नागरिक कानून के समक्ष समान हैं, उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता का अधिकार है। तो सामाजिक समानता हम जानते हैं कि भारत में छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पाति के भेदभाव थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान निर्माताओं के द्वारा इन भेदभावों को समाप्त करने की कोशिश की गई। इसीलिए अनुच्छेद 15 में कहा गया कि जाति पाति, छुआछूत, भाषा, लिंग, धर्म, संप्रदाय, निवास स्थान इत्यादि के आधार पर किसी भी नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सारे नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों के उपभोग का समान अवसर प्रदान किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष सुविधा दी जा सकती है। अनुच्छेद 16 में आर्थिक समानता का अधिकार है। सरकारी नौकरियों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि राज्य समझे, राज्य को आवश्यकता महसूस हो, तो कुछ परिस्थिति में राज्य विशेष नियम बना सकती है और विशेष वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में विशेष प्रावधान भी कर सकती है। जैसे भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में विशेष प्रावधान किया गया है, उन्हें आरक्षण दिया गया है। फिर अनुच्छेद 16(4) के अनुसार जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, सरकारी नौकरियों में उनको आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इस अस्पृश्यता के अंत के अंतर्गत जो सामाजिक भेदभाव थे, जो छुआछूत की बात थी, जो छुआछूत का भेदभाव था, जो समाज के लिए कोढ़ था और प्रजातंत्र के लिए बाधक था, इससे हम राजनीतिक रूप से तो राजनीतिक लोकतंत्र की तो स्थापना हो सकती थी, लेकिन ये जो अस्पृश्यता जो था, छुआछूत की जो भावना थी, यह सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना में बाधक था। इसीलिए अनुच्छेद 17 के अनुसार एक अधिनियम बना करके, जिसको 1955 का अस्पृश्यता अधिनियम कहते हैं, समाप्त किया गया। और फिर इस अधिनियम में 1976 और 1989 में संशोधन करके अस्पृश्यता अधिनियम 1989 का नाम दिया गया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया। ब्रिटिश काल में अंग्रेज की जो नीति थी, फूट डालो शासन करो, कुछ भारतीयों को अपने पक्ष में करते थे, अपने पक्ष में किए, और कुछ भारतीयों पर अत्याचार कराते थे। भारतीयों के द्वारा ही भारतीयों पर अत्याचार कराते थे। इसीलिए संविधान में ये व्यवस्था कर दी गई कि शिक्षा और सेना संबंधी उपाधियों को छोड़ करके किसी अन्य उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा। इसीलिए उपाधियों का अंत किया गया। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, इसमें नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से
संघ बनाने की, सम्मेलन करने की, देश के किसी भाग में घूमने फिरने की, अपनी जीविका अर्जित करने की, देश के किसी भाग में बसने की, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। विचारों की जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, समय समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा संशोधन फैसला जो दिया गया, इसमें इसका विस्तार किया गया है। जैसे प्रेस, दूरदर्शन इत्यादि जो हैं वो व्यक्ति स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं। फिर सूचना का अधिकार दिया गया है, वो भी जो 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ, वह भी इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरह से इसका क्षेत्र बढ़ाया गया है। लेकिन जो अनुच्छेद 19 है उसमें कुछ प्रतिबंध भी हैं। यदि विचार अभिव्यक्त करने से सामाजिक अहित हो, राष्ट्रीय अहित हो, लोक व्यवस्था में कोई गड़बड़ी हो, तो इस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जब तक यह स्पष्ट नहीं हो कि प्रचलित कानून का उसने उल्लंघन नहीं किया है, तब तक उसको दंडित नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति को दोबारा सजा, किसी भी अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं दी जा सकती है, और किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में जो है वो जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जिंदा रहेगा, उसको जिंदा रहने का अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। तो जो संविधान के द्वारा जो ये अधिकार प्रदान किया गया है, इसके अंतर्गत समय समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय और परिस्थिति को देखते हुए और वृद्धि की गई। जैसे किसी भी व्यक्ति को जीने के अधिकार के अंतर्गत उसका अंग भंग नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को गरिमामय पूर्ण जीवन जीना है, उसको गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। निजता का अधिकार है, वह निजता का अधिकार जो है उसका मौलिक अधिकार है। तो इस तरह से जीवन और स्वतंत्रता का जो अधिकार है मौलिक है। फिर अनुच्छेद 22 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ती है तो वैसी स्थिति में जब से पकड़ती है उस समय के बाद 24 घंटे के अंतर्गत पास के न्यायालय में उसको उपस्थित करना पड़ता है, ताकि न्यायालय विचार कर सके कि जो पुलिस उसको पकड़ी हुई है वह सही है या गलत है। यदि अवैध है तो न्यायालय उसको मुक्त करेगी, यदि वैध है तो जेल भेजेगी। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का क्रय विक्रय और बेगार या बिना वेतन के काम कराना या बंधुआ मजदूर बना करके रखना, यह वर्जित किया गया है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। अनुच्छेद 24 के अनुसार ये व्यवस्था की गई कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक जो हैं, जिनकी सुकुमार की अवस्था है, कारखानों में, खानों में या कोई भी खतरनाक काम उनसे नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार, जो उसकी आत्मा कहती है, जो उसका अपना विचार है, उसके अनुसार कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में जो व्यक्ति अपना धार्मिक समुदाय गठित कर सकता है। अनुच्छेद 27 में जो धार्मिक संस्थाएं हैं उसमें वह कर से मुक्त है। अनुच्छेद 28 के अनुसार कोई भी सरकारी संस्था है जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर किसी भी धार्मिक विषयों की पढ़ाई नहीं होगी। अनुच्छेद
29 और 30 में जो है वह सांस्कृतिक एवं शिक्षा का संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को जीवित रखने का अधिकार है। उसके लिए वह संस्था की स्थापना कर सकता है, शिक्षण संस्थाएं खोल सकता है। अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था वह विवादास्पद था, इसलिए 44वें संशोधन 1979 के द्वारा उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके संविधान के अनुच्छेद 300 क में रखा गया है और उसको अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ऐसा कहा जाता है कि यदि संविधान के द्वारा नागरिकों को सारे अधिकार प्रदान किए गए और यदि उसके अधिकारों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं हो तो वह अधिकार निरर्थक है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक अधिकार की व्यवस्था की, जो अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट को यदि ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति जब न्यायालय की शरण में जाएंगे तो कोर्ट जो है उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। यह संवैधानिक उपचार जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको हम भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। और मौलिक अधिकारों की कुछ आलोचनाएं भी की गई है कि काम का अधिकार नहीं दिया गया और सहायता का अधिकार नहीं दिया गया। तो कोई भी देश जो है अपनी परिस्थिति के अनुसार, संसाधन के अनुसार व्यवस्था करता है। भारत की उस समय जो तत्कालीन जैसी परिस्थितियां थी, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई, इसलिए आलोचकों की ये आलोचना जो है निराधार है, निरर्थक है। और हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान का भाग है। धन्यवाद।